दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिन। एक तरफ तो विश्व बैंक के माध्यम से इस बात का ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है कि भारत ने आर्थिक समानता स्थापित करने के मामले में सरकार की बेहतरीन नीतियों की बदौलत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और विश्व रैंकिंग में आर्थिक समानता के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और दूसरी तरफ जो मोदी सरकार के सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं नितिन गडकरी, वो नागपुर में उन्होंने जो फरमाया वो गौर करने लायक। उन्होंने नागपुर में ये बताया, उन्होंने कहा कि जो देश में पूंजी का जबरदस्त केंद्रीकरण हो रहा है, सारी संपत्ति कुछ अमीरों के हाथ में पहुंचती जा रही, सारी आमदनी कुछ अमीरों के हाथ में पहुंचती जा रही है और दूसरी तरफ जो आम आदमी है, आम आदमी के बीच में गरीबी बढ़ती जा रही। अब दोनों के बीच में विरोधाभास है और किसको सही माना जाए? तो जो अगर धरातल की स्थिति को अगर देखा जाए और आम आदमी के अनुभव के हिसाब से अगर इस बात को इसका विश्लेषण किया जाए तो फिर तो उसमें तो नितिन गडकरी की ही बात की तस्दीक करनी पड़ेगी। और केवल ये नहीं कि वायवी अनुभवों के आधार पर हम ये बात कह रहे हों, इसके अलावा देश की ही तमाम सारी आर्थिक एजेंसियां भी समय समय पर सर्वे करती रहती हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मैंने बताया कि जो उसने ऑक्सफैम ने 2022-23 में जो आंकड़े जारी किए थे आर्थिक असमानता को लेके रिपोर्ट पेश की थी, तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 1922 में जब देश में ब्रिटिश शासन था, उस समय जितनी आर्थिक असमानता थी वो आज उससे भी ज़्यादा आर्थिक असमानता बढ़ चुकी है। और ताज़ा आंकड़ों में उसने ये बताया, ऑक्सफैम की ताज़ा आंकड़े हैं तो भी ये बताते हैं कि जो 1% अमीर आदमी हैं उनके हाथ में तो 57% राष्ट्रीय आमदनी का 57% तो हिस्सा उनके पास पहुंच रहा है। बाकी में जो आम लोग हैं वो हैं उनसे नीचे वाले। और देश की 77% जो संपत्ति है उन पर उनका कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि देश का खजाना भरने में कौन योगदान दे रहा है, तो उनका योगदान जो 1% से लेकर 10% तक जो बड़े लोग, जो अमीर लोग हैं, उनका योगदान तो बहुत प्रतीकात्मक है। अधिकतम योगदान जीएसटी के कर संग्रह के जो आंकड़े आए हैं उससे ये खुलासा होता है कि अधिकतम जो उगाही हो रही जीएसटी के माध्यम से जो सरकारी खजाना भरा जा रहा है उसमें अधिकतम योगदान आम आदमी दे रहा है। आम आदमी पर को पूरा बोझा सरकारी खजाने का भरने का उठाना पड़ रहा है और जिसके सहारे ये पूरा विकास का जो सरंजाम खड़ा किया जा रहा है। और विकास भी कैसा हो रहा है? विकास भी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का जो जीवन स्तर है बहुत सुधारने के लिए समर्पित विकास हो। वैसे सरकार का काम तो यही होता है कि सरकार उन पर कड़ाई करे जो लोग किसी भी तरीके से इतने शक्तिशाली होते जा रहे कि वो सरकार की पहुंच से भी बाहर हो जाएं, चाहे वो धनबल के मामले में हो, चाहे वो बाहुबल के मामले में हो। उन पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है ताकि आम आदमी का जीवन सुखमय, जो निरीह जनता है उसका जीवन भी सुखमय होता जाए और वैज्ञानिक आविष्कारों के जरिए जो वरदान दुनिया को मिल रहे हैं उन वरदानों का उपभोग करने का अवसर उसको भी मिलता रहे। लेकिन देश में जो हो रहा है वो तो एक उल्टी स्थिति है। आम आदमी, हम ये कह रहे हैं कि वो जो क्योंकि सरकार से उन पर लगाम की अपेक्षा की जाती, सरकार से तो यही रहता है कि भाई वो टैक्स नहीं दे रहे तो आप टैक्स उनसे वसूलिए नहीं अगर आपको विकास की ज़रूरतें पूरी करनी है। और उन पर ये सुझाव दिया जाता है कि उन पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए, 10% जो बड़े लोग हैं तो उनसे तो इतना ज़्यादा वसूली हो जाएगी कि फिर तो जो आम आदमी को जो टैक्स देने पड़ते वो टैक्स को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप तो लगातार उन्हीं का टैक्स बढ़ाते जा रहे हो। और दूसरी तरफ आप जो
जो विकास की बात कहते जा रहे हैं कि एक तो आम आदमी से ही आप पूरी आम आदमी का खून चूस के आप सरकारी खजाना भरने का काम कर रहे हैं, और फिर उसके बदले में आम आदमी को दे क्या रहे हैं? हर चीज़ आप महंगी, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, यात्राएं महंगी, सब कुछ ये करते जा रहे हैं। और और जो विकास के नाम पे जो कुछ दे रहे हैं वो भी आम आदमी को देने का काम नहीं कर रहे। वो विकास के नाम पे आप उससे जो आम आदमी के माध्यम से जो सरकारी खजाने में जो सरकारी खजाने में जो बढ़ोतरी हो रही, उसका उपयोग आप एक्सप्रेस वे बनाने में कर रहे हैं, उसका उपयोग आप जो है वंदे भारत से लेके और बुलेट ट्रेन चलाने तक में उसका उपयोग कर रहे हैं, जहाँ आम आदमी की कोई पहुंच नहीं होगी। और आम आदमी को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, आम आदमी को जिन सुविधाओं को बरतना है, उनमें लगातार स्थितियाँ मुश्किल है जो कि तो बनी हुई हैं। जैसे रेल का ही उदाहरण है, तो रेल में जनरल कंपार्टमेंट में कैसे भीड़ कम हो, कैसे लोगों को सहूलियत हो सके, तो वो उस मामले में तो सरकार कोई प्रयास करती दिखाई नहीं दे रही। और जो रिजर्वेशन कैसे कम हो, जो सामान्य ट्रेनें हैं उनमें जो है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चलाई जाए, ताकि हर आदमी को महीनों पहले से रिजर्वेशन के लिए ना भटकना पड़े। तो उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आपने तो रेलवे का अगर उदाहरण दिया जाए, तो रेलवे के विकास की दिशा आपने उनके विलास की पूर्ति के लिए मोड़ दी है, और आम आदमी के द्वारा भरे हुए खजाने के माध्यम से उनके लिए मोड़ दी, जो देश की के जो अमीर तबका है उसके लिए मोड़ दी है। तो ये तो सरकार का काम नहीं है। सरकारें, और ख़ासतौर से लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि जिनके पास में किसी भी तरह की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, और इतनी ताकत कि वो सरकार के समानांतर बल्कि सरकार के भी ऊपर हो जाए, उन पर समय रहते वो अंकुश लगाने का काम करें। वो भले ही अमीरी की ताकत हो, भले ही वो बाहुबल की ताकत हो, उन पर अंकुश लगाने का काम करें। तो ये सुझाव लगातार ये दिए जा रहे हैं कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की बजाय आप ये काम करें कि आप जो है जो 10% अमीर लोग हैं उन पर वेल्थ टैक्स लगाएं, ताकि तो उस वेल्थ टैक्स से जो आकलन किया गया है, उस वेल्थ टैक्स को लगाने से 10% अमीर आबादी पे इतनी अधिक कर संग्रह हो सकता है कि आपको कई वर्षों तक जो आम आदमी पर बोझ बढ़ने वाला टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस मांग की अनदेखी की जाती है। आप कह रहे हैं कि 10% अमीरों पे न बढ़ाएं, तो आप 1% अमीरों पे बढ़ाएं, लेकिन आप जो है वो 1% अमीरों पे भी वो टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ओर जो आपकी जो तथाकथित कारोबारी जो आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उसका उत्पादकता बढ़ने से, जिस आर्थिक वृद्धि का आप दावा करते हैं, उसका उत्पादकता के बढ़ने से और रोजगार सृजन से कोई संबंध नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि जिन कारपोरेट पर सरकार की कृपा है, वो कारपोरेट कोई लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला उत्पादन की पूर्ति करने वाले उत्पादन में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे रहा है। पूरी, अब तो भारत की क्या कहें, पूरी विश्व की जो बाजार व्यवस्था है वो हेरा फेरी पर टिक गई। शेयर बाजार में जो मैनिपुलेशन किया जाता है कि यहाँ भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट विदेशों में जो टैक्स हेवन देश है, वहाँ पर अपना पैसे का निवेश करके और शेल कंपनियाँ खड़ी कर लेते हैं, और फिर उन सेल कंपनियों से जो देश में वो अपनी कंपनियाँ चला रहे, उसमें वो पूंजी का ट्रांसफ़र कराते हैं, उनसे वो अपने शेयर करवाते हैं। तो इस तरीके से कृत्रिम तरीके से शेयर बाजार में उथल पुथल पैदा करके, और उसमें जो अपनी कमाई का उन्होंने जो है एक जरिया ढूंढ लिया है। तो इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं रही कि उत्पादकता बढ़े, कोई रुचि नहीं रही कि औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार हो, कोई उनकी रुचि नहीं रही कि रोजगार बढ़े। और ये सब आम जनता है इस पूरे जो आर्थिक दुनिया है, वो आर्थिक दुनिया की बारीक बातों को जानती नहीं है। तो इसलिए जो इसके जो अभी तो परिणाम पूरी तरह सामने नहीं आए।
आने वाले समय में तो और परिणाम जो है और ज़्यादा दुखदायी परिणाम आम लोगों के लिए सामने आने वाले हैं। ये सरकार का चूँकि खजाना वहाँ पे जो है वो हमने बताया कि अमीरों की विलासिता बढ़ाने वाले तथाकथित विकास पर के लिए समर्पित है, और जबकि ये हमारी आध्यात्मिकता के भी विरुद्ध है। आपको विलासिता का उद्दीपन करने वाली एक सुरुचि को एक सुरुचि का विकास करना एक अलग बात है, और विलासिता का विकास करना एक अलग बात है। अगर आप विलासिता को प्रोत्साहन देंगे तो उसका तो वो केवल चंद लोग कर ही पाएंगे, तो वो तो आर्थिक विषमता बढ़ेगी। और विलासिता से ये भी होगा कि विलासिता के बढ़ने से हमारी जो एक आध्यात्मिक व्यवस्था है उस पर भी उस पर भी एक घात होगा। और साथ साथ में ये है कि ये एक आपने एक तरीका बना लिया है, जो विकास के का जो मॉडल वर्तमान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें तरीका बना लिया कि पहले तो आप जो है तमाम तरह के टैक्स लगा के, तमाम तरह के टैक्स बढ़ा के आम आदमी से उसकी पूरी मेहनत की कमाई को चूस लो, और फिर जो सरकारी खजाने में आए उस सरकारी खजाने को तथाकथित विकास में उलीझ कर और उसमें जो 70% कमीशन ऐंठने के माध्यम से अधिकारियों और नेताओं की जेबों में डाल देने का काम करो। तो जनता, जो मेहनत कर जनता है वो काम करे, जो आम जनता है वो काम करे, वो अपनी कमाई का हिस्सा पूरा आपको दे, और उस कमाई को आप हड़पने के लिए आप जो है इस तरीके का काम करें। और उसमें आपकी कोई रुचि भी नहीं कि जो इतनी कमीशनखोरी जो लगातार बढ़ती जा रही, एक ग्राम पंचायतों से लेकर और एक केंद्र सरकार के और राज्य सरकार तक के तथाकथित विकास कार्यों में जो कमीशन का ये रोग जो बढ़ता जा रहा, इस रोग पर इस रोग पर अंकुश लगाने में आपकी रुचि हो तो वो भी नज़र नहीं आती। हालांकि नितिन गडकरी ने ये कहा है कि अब ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने पर सरकार के अंदर विचार चल रहा है जिससे रोजगार बढ़े और उत्पादकता बढ़े। लेकिन वो कोई वित्त मंत्री तो है नहीं, और कोई सामूहिक निर्णय का मोदी मंत्रिमंडल में कोई सामूहिक निर्णय के सिद्धांत का भी पालन नहीं हो रहा। मोदी जी की तो किसी की आवश्यकता नहीं समझती किसी की सलाह लेने की। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और वो पूरी तरह से यस मैन है। वो भी उनको इसीलिए वित्त मंत्री कि वो अपना खुद का कोई दिमाग नहीं लगाती, वैसे भी वो वित्तीय क्षेत्र की है नहीं। उनको तो जो नीतियाँ मोदी सरकार के चहेते कारपोरेट घरानों के अंदर तय होती हैं, उनको उन नीतियों का खाका प्रधानमंत्री तक भेज दिया जाता है, और वो प्रधानमंत्री तत्काल निर्मला सीतारमण को उसका इम्प्लीमेंट करने का आदेश भेज देते हैं। रोजगार के स्तर पर, रोजगार के तो मोर्चे पर हालत ये है कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे लगभग समाप्त होती जा रही, और उसके विकल्प में जो आउटसोर्सिंग का जो पैटर्न लाया जा रहा है, वो आउटसोर्सिंग के पैटर्न में तो मजाक है अगर रोजगार माना जाए। 9,000 रुपये 10,000 रुपये पे आप लोगों से काम कराना चाहते और आप उसको रोजगार में गिन लेते, जबकि 9,000 रुपये में तो वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, बाकी सामान की व्यवस्था तो करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो इसके परिणाम, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। इसके जब दूरगामी परिणाम होंगे तो अधिकतम आबादी की, जो वो कह रहे हैं, सही कह रहे वो नितिन गडकरी की, आम लोगों में गरीबी बढ़ रही है। आम लोगों में वही, जब नौकरियां इतनी बड़ी संख्या में जब नौकरियां घट जाएंगी तो आप समझिए कि फिर गरीबी का दायरा कितना बढ़ जाएगा। जो 9,000 10,000 रुपये में काम कर रहा होगा, अभी जो पता चला कि 1-1.5 लाख रुपए जो लोग पाते हैं, वही नौकरियों में जो आने वाले लोग हैं वो 9-10 हज़ार रुपये प्राप्त करेंगे। तो वो तो पता चला कि वो सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या कम होगी, और ये जो आउटसोर्सिंग वाली तादाद बढ़ेगी वेतनभोगी लोगों की, तो वो तो गरीबी का दायरा बढ़ाने के का ही काम करेंगे। गरीबी की दायरा के इजाफे में भी इजाफे को ही बढ़ाने में उनकी भूमिका रहेगी। तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है, और आम लोगों को इस बारे में सचेत होना पड़ेगा। वो
हिंदू मुसलमान और धर्मोन्माद के जरिए जो ये पूरा उनको उनको जो उसके नशे में गाफिल करके उनको और उनकी स्थितियों को बदतर, उनके जीवन को जो बहुत कठिन बनाने का, बहुत नारकी बनाने का काम हो रहा है, उसको समय रहते उसके प्रति उनको सतर्कता दिखानी पड़ेगी। और यदि वो चाहते कि वो समझते कि नहीं कुछ मामलों में ये सरकार गलत हो सकती है, लेकिन अधिकतम मामलों में अब यही सरकार सक्षम है, तो इसके बावजूद भी उनको अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मतदाता का लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि वो किसी पार्टी को पसंद करता है, उसको कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो उसको कंटिन्यू करे, लेकिन साथ साथ में उसको भी ये एहसास कराता रहे कि वो अंकुश का एहसास कराता रहे, उसको मनमानी न करने दी। ये उसका लोकतांत्रिक कर्तव्य। तो कम से कम इस लोकतांत्रिक फर्ज को तो आम आदमी को निभाने के लिए तत्पर होने चाहिए, भले वो इस सरकार का समर्थन करते रहें। अगर वो इतना भी कर लेंगे तो आर्थिक नीतियाँ पटरी पर आ जाएंगी और सरकार को उनकी खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा। 1% से 1% या 10% अमीरों की समृद्धि न कि उनको बढ़ाने के लिए वो काम करती रहे, तो उसको भी उनसे अपना ध्यान हटा के और बल्कि उन पर अंकुश कसने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। और हम तो पहले के वीडियो में जो इमरजेंसी के संबंध में था, उसमें भी हमने कहा था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाई थी वो उस समय ठीक था, वो उस समय की ज़रूरत थी और इमरजेंसी लगाने का अधिकार सरकार के पास में होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार इसलिए उनकी कारपोरेट के इशारे पर चलने के लिए बाध्य है कि कारपोरेट की आज पोजीशन इतनी ताकतवर हो गई कि सरकार उसके सामने असहाय है, तो सरकार आर्थिक इमरजेंसी जैसे उपाय का इस्तेमाल करे। जनता उसके विरोध में नहीं है और उसका इस्तेमाल करके जनता तो ये चाहती कि नीतियाँ सही हों। सरकार के होने का मतलब, सरकार के होने की सार्थकता इसी में है कि आम आदमी का जो औसत जीवन स्तर है वो एक औसत विकास हो और एक आम आदमी के जीवन स्तर है वो उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे, न कि पूरी सारी संसाधन चंद लोगों के हाथ में सिमट के रह जाएं। तो नितिन गडकरी के उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए जो उन्होंने खुलासा किया है। भले ही उन्होंने सरकार की आलोचना के तौर पे ना किया हो, और लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया वो आगाह करता है आम जनता को, तो उससे आगाह होकर और आम जनता को सरकार अपने जो सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का जो कर्तव्य है उसके निर्वाह का बखूबी परिचय देना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।